नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष और आज अन्नदाताओं को याद करने का दिन, उनके संघर्ष, उनके श्रम, उनके परिश्रम, उनकी मेहनत को याद करने का दिन है। उनके जो योगदान है उस पर चर्चा करने का दिन है, क्योंकि आज किसान दिवस है। जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो उसमें सरकार की एक बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि अलग अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन दिया जाता है। और जब प्रोत्साहन की बात करते हैं तो प्रोत्साहन ही प्रगति का रास्ता तय करती है। क्योंकि हम सभी ने कोविड का वो दौर देखा, लॉकडाउन देखा, जब सब कुछ ठप हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन सिर्फ किसानों की जो मेहनत है, या फिर हम कहें कि जो कृषि क्षेत्र है, वो लगातार अनवरत चलता रहा। और इसीलिए लगातार धीरे धीरे प्रयासों के माध्यम से जब हम कृषि की बात कर रहे होते, तो हम धीरे धीरे खाद्यान्न को लेकर आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं, अलग अलग उत्पादन के आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। और इसीलिए यह जरूरी है कि कृषि क्षेत्र में युवाओं की जो भूमिका है उसको और अधिक बढ़ावा दिया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि जो कृषि क्षेत्र है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो बाकी चीजों से पीछे छूटता जाए। क्योंकि बदलते समय के साथ ये देखा जा रहा है कि जो युवा है वो नौकरियों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है, वो अपने व्यवसाय की तरफ आकर्षित हो रहा है, लेकिन अभी भी कृषि क्षेत्र में एक बड़ी संभावना है। और इसीलिए लगातार ये मांग की जा रही है कि कृषि क्षेत्र को उद्योग का दर्जा मिले, और इस पर लगातार चर्चा की जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में जो किसानों की आमदनी है उसको और अधिक बढ़ावा दिया जा सके, बढ़ोतरी की जा सके। आज इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो किसान दिवस मनाया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में तो किसान दिवस को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्या हम उस धारणा को बदल पाए हैं जो पहले कभी किसान के प्रति, कृषि क्षेत्र के प्रति हुआ करती थी। सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आज किसान दिवस है। हमारे अन्नदाताओं के श्रम, मेहनत और योगदान को याद करने का दिन है। भारत में जब भी बात आर्थिक तरक्की की होती है, उसमें सबसे अहम योगदान कृषि क्षेत्र का आता है। देश को कृषि प्रोत्साहन मिल रहा है तो प्रगति के रास्ते भी दिख रहे हैं। किसान दिवस की शुरुआत साल 2001 में हुई। 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को ही किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकार किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएं चला रही है। किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभप्रद बनाने में इन योजनाओं का बड़ा हाथ है। हर किसान को इन योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें इसका लाभ भी उठाना चाहिए। इसीलिए आज किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेती किसानी से जुड़े लोगों को पुरस्कार प्रदान किए। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हित में कई अहम काम किए थे। उत्तर प्रदेश में आज किसान दिवस को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। कृषकों, कृषि उद्यमियों और कृषि वैज्ञानिकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ को भी सम्मानित किया गया। वैसे भी प्रदेश भर में एफपीओ को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि के तहत 2 करोड़ 60 लाख किसानों को लाभ पहुंचा है। देश के कुल खाद्यान्न का 20% आपूर्ति उत्तर प्रदेश करता है। प्रदेश में 75 जिलों में 79 कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि केवीके काम कर रहे हैं। योगी सरकार ने अब तक 86 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कई तरीके के प्रयास कर रही है। बिचौलियों को हटाकर सीधा किसानों के खाते में अब पैसा भेजा जा रहा है। बीज से बाजार तक किसानों को कई तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा अन्नदाता लगातार आगे बढ़ रहा है। किसानों को तकनीक से भी लैस किया जा रहा है। कोरोना संकट में एकमात्र कृषि ऐसा क्षेत्र था जो चलता रहा और उसने देश को मजबूती प्रदान की, लोगों को भूखा रहने से बचाया। रूस यूक्रेन की वजह से दुनिया के कई देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहे हैं, पर ये भारत ही है या यूं कहें ये हमारे देश के अन्नदाताओं की मेहनत ही है कि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं। जब दुनिया भूखी थी तब भारत अन्न उत्पादन में काफी आगे था। बात बदलाव की हो तो ये भी देखना होगा क्या हम अपने किसानों को समय के साथ बदल पाए हैं। क्या परंपरागत खेती के अलावा आधुनिक खेती की तरफ किसानों को मोड़ पाए हैं। क्या किसानों को तकनीक से जोड़ पाए हैं। ये सारे प्रयास जारी हैं और शायद इसीलिए अलग अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। तो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाएं चला है। हम चाहे केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, योजनाओं के माध्यम से ही किसानों को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सिंचाई से जुड़ी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। रसायन की अगर हम बात करें, ड्रोन की बात करें, तकनीक की बात करें, कई चीजों के इस्तेमाल
करके जो किसान है उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाए। इसी विषय पर बात करने के हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर आर एस वर्मा जी हैं, उप निदेशक हैं, कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ राहुल वर्मा जी हैं, संस्थापक हैं ग्रो फार्म और युवा कृषि उद्यमी। इसके साथ साथ इनको आज एफपीओ यानी कि कृषक उत्पादक संगठन का पुरस्कार भी मिला है। प्रदेश में पहला स्थान मिला और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरस्कृत किया है। आप दोनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत। लेकिन सबसे पहले संदीप जी, आर एस वर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब हम धारणा की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है वो जो धारणा है वो जो कृषि को लेकर, किसानों को लेकर पहले जो कभी हुआ करती थी, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ किसान दिवस नहीं मनाया, किसान दिवस को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया, क्या उस धारणा को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, अब इस समय खेती में नवीनतम तकनीकियां बहुत तेजी से लागू हो रही हैं। सारे किसान भाई जो है नवीनतम तकनीकियों को अपना भी रहे हैं। किसान के जो नई पीढ़ी है, नवयुवा है, वो भी जो है इसमें शामिल हो रहा है। कोई एफपीओ के माध्यम से जुड़ रहा है, तो कोई जो है एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से जुड़ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है किसान, हमारा जो युवा है इसमें खेती में जुड़ने लगा है और खेती में आय भी बढ़ने लगी है। जबकि पहले ये आज के 5 साल पहले ये कहा गया था कि किसानों की आय दोगुनी करनी है। उसमें हमने कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करके, कम समय में अधिक उपजाऊ वाली प्रजातियां पैदा करके और जैविक खेती को अपना के, परंपरागत खेती को अपना के, और जो हमारा वैदिक खेती है, ये सब खेती को अपना के हम अपनी लागत को भी कम कर रहे हैं और आगे जो है हमारा युवा भी इसमें जुड़ रहा है। तो ये धारणाएं तो धीरे धीरे बदल रही हैं। बिल्कुल, धारणाएं बदल रही है, धारणाओं को बदलने का सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आपने युवा की बात की। राहुल वर्मा जी, आप एक युवा कृषि उद्यमी के रूप में सामने आए हैं और आज आपको एफपीओ यानी कि कृषक उत्पादक संगठन को लेकर एक पुरस्कार भी मिला है। क्या आने वाले दिनों में आपको लगता है एफपीओ जो है एक बड़ा बदलाव लाएंगे, चाहे हम कृषि क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें? एफपीओ बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसे आज के प्रोग्राम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि अगर हम कोई तकनीक का प्रयोग करना चाहते हैं या कोई योजना या फिर ऐसा हम तकनीक का प्रयोग करना चाहते हैं जिसके लिए हमको बड़े क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी। हमारे यहाँ किसानों का जोत का आकार बहुत छोटा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा तकनीक से करके खेती नहीं कर सकते। इसलिए एफपीओ का बनाया गठन किया जा रहा है। और एफपीओ का मतलब ये है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग या फिर किसानों का समूह, जिसमें सैकड़ों किसान जुड़ के एक मिशन को लेके, एक विजन को लेके उसमें काम करेंगे, जिसमें एक साथ काम करेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी अपने खेत पे ड्रोन का किया था, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन किया था, लेकिन ड्रोन तभी सक्सेस हो सकता है जब हमारे पास एरिया ज़्यादा होना चाहिए। जब एरिया ज़्यादा होगा, हम लोग एक ड्रोन से 1 एकड़ 8 मिनट में करते हैं, लेकिन अब उसमें क्या है कि हमारा 1-2 एकड़ के लिए ना कोई ड्रोन लेगा, ना कोई हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए ये एक उदाहरण था तकनीक का। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो तकनीक का प्रयोग या फिर ऐसा सामूहिक खेती में बहुत सारे लाभ हैं जो एफपीओ के थ्रू ही हो सकते हैं। इसलिए एफपीओ का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और एफपीओ पे सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है जब एफपीओ की बात होती है, एफपीओ को सरकार प्रोत्साहन भी दे रही है और चाह रही है कि लगभग हर जिले में या हर ब्लॉक में, हर गांव तक एफपीओ पहुंचे, युवाओं की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? और खासतौर से जो पढ़े लिखे युवा हैं, क्या वो एफपीओ के माध्यम से अपने आप को एक बड़ा उद्यमी बना सकते हैं, अच्छी आमदनी कर सकते हैं? सर, मैंने देखा है कि मोस्टली जो एफपीओ है वो युवा ही बना रहे हैं, क्योंकि ये एक कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है जो शायद गांव के पूर्वज हैं या फिर जो कम पढ़े लिखे लोग वो शायद उस पर नहीं चला सकते हैं। इसलिए एफपीओ में जैसे सीईओ का पद होता है या डायरेक्टर होते हैं, इसमें ज़्यादातर युवा ही हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जानने वाले एफपीओ हैं। तो युवा बदलाव ला सकते हैं और वो नई तकनीक समझते हैं, नई चीज़ समझते हैं और नई कृषि में नया क्या हो सकता है वो नया सोचने का, नया करने का सोचते हैं। इसलिए एफपीओ को आगे बढ़ाने के लिए, देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए और कृषि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने के नवयुवक का बहुत बड़ा योगदान है और उसमें वो इंटरेस्ट ले भी रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही करें कि युवाओं की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। आर एस वर्मा जी, आपके पास आएंगे, पर अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे कि एफपीओ के माध्यम से यानी कि कृषक उत्पादक जो उत्पादक संगठन है, इनके माध्यम से कितना बदलाव लाया जा सकता है और युवाओं की भूमिका कितनी अहम हो सकती है। ब्रेक के बाद। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार।
बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। किसान दिवस है और किसान दिवस पर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो किसानों की जो भूमिका है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर की भूमिका है, इसको और कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और कैसे विस्तार दिया जा सकता है। इसमें युवाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, उसके खास इसके साथ साथ जो परंपरागत खेती रही है, क्या अब समय आ गया है कि परंपरागत खेती के अलावा जो आधुनिक खेती है, जो अधिक लाभदायी खेती है, उसके प्रति किसानों को और जागरूक किया जा सके, उसके प्रति किसानों को और आकर्षित किया जा सके। आर.एस. वर्मा जी, जब हम एफपीओ की बात कर रहे थे, आपको लगता है आने वाले दिनों में एफपीओ जो है एक बड़ा बदलाव लाएगा? क्योंकि कई किसानों के एक समूह बन जाता है ब्लॉक में, गांव में, तो क्या वो अपनी कीमतें भी तय कर सकते हैं? क्या जो मोनोपोली पहले हुआ करती थी दूसरे व्यापारियों की, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी? बिल्कुल, देखिए युवाओं का रोल एफपीओ में बहुत अहम है और खेती को आगे बढ़ाने में, खेती के उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त करने में, नई नई मंडियां तलाश करने में, इंटरनेट के माध्यम से आजकल नवयुवा जो है रेट को तलाश लेते हैं, ये अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जहां अच्छा उसका दाम मिलता है वहां पे बिकवाते हैं। और एफपीओ तो जो भी एग्रीकल्चर का जो भी प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस है, उसको प्रोसेसिंग के माध्यम से, उसको जो है मार्केटिंग के माध्यम से काफ़ी अच्छा जो है इनकम अर्न कर सकते हैं और किसानों को एक फसल के प्रति, एक किसी व्यवसाय के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। तो युवाओं का रोल बहुत अच्छा है और युवा अब इंटरेस्ट भी लेने लगे, चूँकि देखिए एग्रीकल्चर का हमारा जो यूपी का अगर देखा जाए तो 241.71 लाख हेक्टेयर में जो है इसका क्षेत्रफल है। 9 एग्रो इको क्लाइमेटिक जोन है और यहाँ के युवा अगर बाहर कहीं नौकरी तलाशने या किसी अन्य क्षेत्र में जाने की सोचे तो ये तो बेवकूफ़ी होगी। ये हमें तो खेती में जुड़ना है और खेती को आगे बढ़ाना है। जिस तरह से किसान जो है खेती की रीढ़ होता है, उसी तरह से युवा जो है वो हमारे परिवार का और इसको खेती के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एक रीढ़ का काम करेगा। बिल्कुल सही कहा कि युवा जो है एक रीढ़ की तरह काम करेगा और अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाएगा। अभी ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि हम चाहे केंद्र सरकार की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों को आगे बढ़ा रही हैं, जो कृषि क्षेत्र को संबल प्रदान कर रही हैं, संरक्षण दे रही हैं। सबसे पहले एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। केंद्र और राज्य किसान हितैषी कई योजनाएं चला रही है और मकसद यही है कि किसानों की आय को बढ़ावा दिया जाए। चाहे हम ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई योजना की बात करें, यानी कि सिंचाई की जो पद्धति उसमें परिवर्तन लाया जाए, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति या टपक पद्धति, इसको बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर पानी सबसे अधिक ज्यादा बर्बाद किया जाता है, इसीलिए इसकी व्यवस्था की गई। मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना के माध्यम से किसानों को भी जो सिंचाई का रकबा है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मुफ्त में जुताई और बुआई एक योजना है, इसके माध्यम से किसानों को ट्रैक्टर किराए पे दिए जाते हैं और अलग अलग तरीके से उनको सुविधा प्रदान की जाती है ताकि उनको खेती करना आसान हो जाए। मुख्यमंत्री कृषक योजना के माध्यम से किसानों को बढ़ावा दिया जाए और मकसद सिर्फ साफ है कि किसानों की आमदनी को कैसे बेहतर किया जा सके, कैसे बढ़ावा दिया जा सके। किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से हर वर्ष 2-2 हजार की 3 किस्तें 6,000 रुपए दिया जाता है, यानी कि किसानों को एक राशि, एक आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह आपदा के समय यह योजना काम आती है। अगर बारिश से, सूखे से या बाढ़ से फसल बर्बाद हो जाती है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से सिंचाई का जो रकबा है उसको विस्तार देने का प्रयास किया जाता है, यानी कि किसानों तक पानी आसानी से पहुंच सके, इसके लिए प्रयास किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी कि केसीसी योजना के माध्यम से किसी भी समय एक निर्धारित जो राशि है वो किसान बैंक से ले सकता है और अपने खेती के कार्य में लगा सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि यह आपदा के समय काम करने वाली योजना है। सूखा, बाढ़, किसी भी तरह से किसान की फसल बर्बाद होती है तो इस योजना का लाभ उठा सकता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, यानी कि एक बड़ी अच्छी योजना रही है और किसानों को ये जानकारी दी जाती है कि आपकी खेती किस
फसल के लायक है और इसीलिए लगातार जागरूकता फैलाई जा रही। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से बिजली की बात करें, सिंचाई की बात करें, ये किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और मकसद यही है कि किसानों की आय बढ़े, वो जागरूक हो और आत्मनिर्भर बन सके। पीएम किसान मानधन योजना के माध्यम से एक पेंशन की तरह यानी कि प्रोत्साहन राशि दी जाती है और किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी कि किसान, प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि किसान सिर्फ खेती ही ना करे, वो छोटे छोटे उद्योग भी करे, यानी कि वो बी फार्मिंग यानी कि मधुमक्खी पालन कर सकता है, पशुपालन कर सकता है, मछली पालन कर सकता है। और सरकार जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के भी प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश जैसे जो बड़े राज्य हैं यहां पर जैविक खेती की असीम संभावना है, इसीलिए सरकार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के माध्यम से किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है। तो सरकार कई प्रयास कर रही, कई योजनाओं की कमी नहीं है, लेकिन ये योजनाएं लोगों तक पहुंचे और लोग खुद जागरूक होकर इन योजनाओं का लाभ उठा सके, ये एक बड़ी बात है। आर.एस. वर्मा जी, योजनाओं की कमी नहीं है, हमने देखी कई ढेर सारी योजनाएं हैं, पर क्या आपको लगता है कि लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है? लोग भी कृषि विभाग पहुंचे, खासतौर से युवा पहुंचे, जो किसान है वो पहुंचे और पूछे कि हमारे लिए कौन कौन सी योजना है। सरकार तो अपना प्रयास कर ही रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ लोगों की भूमिका को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? नहीं, लोगों के में जागरूकता का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कृषि विभाग में ही नहीं बल्कि हर विभाग में, जैसे उद्यान है, पशुपालन है, सहकारिता है, मत्स्य है और सिंचाई विभाग है, ये सब में योजनाएं चल रही हैं, लेकिन हमें उसकी जानकारी प्राप्त करना होगा और हमारे युवा भी इसमें, युवाओं को भी आगे आना होगा ताकि वो सारी चीज़ें जो है, आजकल सारी चीज़ जो है हमारे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे और इंटरनेट के माध्यम से भी ये सब जानकारियाँ मिल जा रही हैं। हमारे जैसे कृषि विभाग की जितनी योजनाएं चल रही है वो सारी जो है ऑनलाइन है, कोई भी जानकारी कर सकता है। ऑनलाइन इसमें रजिस्ट्रेशन भी होता है, ऑनलाइन जो है सारी इसमें फैसिलिटी दी जाती है, उसकी सारा विवरण रहता है। तो ये जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोग विकास खंड स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पे, जिले स्तर पे, मंडल स्तर पे जो है गोष्ठियां आयोजित कराते हैं। रबी, खरीफ और जायद मौसम में ये तीन तरह के, और कुछ किसान पाठशालाओं के माध्यम से हम किसानों को जो है एक न्याय पंचायत में एक पाठशाला चुनते हैं, वहां पे किसानों को बुला के। अरे शर्मा जी, क्या समीक्षा भी होती है बाद में कि जो ट्रेनिंग कराई जा रही है, जो किसान पाठशाला आयोजित की जा रही है, इसका कितना लाभ लोगों तक पहुंच रहा है? जी जी बिल्कुल, हम लोग जो है एक फीडबैक फॉर्म लेते हैं और उसमें जो है उनसे भरवाते हैं, उसमें क्वेश्चनियर तैयार करके देते हैं। अब देखते हैं कि इनके जागरूकता का लेवल क्या है। तो ये हम लोग किसान पाठशालाओं में ये जागरूकता का लेवल का भी जो है अध्ययन करते हैं, ताकि हम और अपने आप को कैसे इम्प्रूव करके उनको और क्या क्या जानकारियां लेके जो है जा सकते हैं। तो हम लोग इम्प्रूवमेंट के लिए अपने आप भी लगातार प्रयास करते रहते हैं, गोष्ठी के माध्यम से, ट्रेनिंग स्किल्स के माध्यम से। राहुल, क्या आपको लगता है कि जो परंपरागत खेती है, क्या आपको लगता है कि अब किसानों को उसमें जागरूक होने की जरूरत, उनको समझाने की जरूरत है कि परंपरागत खेती करें, पर खेती का एक बड़ा हिस्सा सब्जी की खेती के लिए, आधुनिक खेती के लिए, अधिक लाभदायी खेती के लिए वो निकाले ताकि वो आमदनी बढ़ा सके? सर, हम परंपरागत खेती मतलब यही कि धान, गेहूं, धान, दाल हो गया, तो खाते हम लोग यही सब हैं, तो इसलिए इसकी खेती जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि आज के समय में धान और इसका गेहूं, आटा हो गया, दाल हो गया, इसका रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि हम उसकी खेती छोड़ रहे हैं, उसको भी हमको करना होगा और हमको अपनी आर्थिक स्थिति या देश की आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए कॉमर्शियल क्रॉप भी करनी होगी, जिसमें सब्जियां हो गई। और सब्जियों में आप अगर कोई सब्जी लगाता है तो 2-3 महीना तक ये समझ लीजिए कि आपको डेली उसमें इनकम होती है, तो आपको डेली खर्चा का काम मिल जाता है। बाकी जैसे परंपरागत खेती करते हो, 3 महीने बाद फसल तैयार होती है, उसमें 3 महीने पैसा मिलता है। तो आर्थिक विकास के लिए कॉमर्शियल के साथ परंपरागत भी जरूरी है, लेकिन कॉमर्शियल को थोड़ा बढ़ाना भी चाहिए। उसके लिए हमें बिल्कुल सही करें, कॉमर्शियल को बढ़ाना चाहिए और परंपरागत खेती करें, लेकिन उस खेती के साथ साथ जो अधिक लाभदायी खेती है, चाहे सब्जी की खेती की बात करें या फिर दूसरी हम फसलों की बात करें, वो भी उत्पादित करना बेहद जरूरी है। अभी वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और सवालों के जवाब लेंगे, ब्रेक के बाद। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत और इस बात पर चर्चा करें कि आज किसान दिवस है, लेकिन किसानों की भूमिका को और कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, किसानों की आमदनी को और कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और युवाओं की भूमिका को और कैसे विस्तार दिया जा सकता है। आर एस वर्मा जी, जब हम तकनीक की बात कर रहे होते हैं तो क्या आप लगता है कि तकनीक ही, हम सभी जानते हैं कि तकनीक जो है वो तरक्की का रास्ता तय करती है, और कृषि क्षेत्र में बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करें तो कितना महत्वपूर्ण आप भूमिका देखते हैं। हम चाहे ड्रोन तकनीक का आजकल इस्तेमाल काफ़ी किया जा रहा है, एग्रीकल्चर, डिजिटलाइज एग्रीकल्चर की चलन आगे बढ़ा है, तो आपको लगता है कि तकनीक एक लंबा रास्ता तय कर सकती है? जी बिल्कुल, देखिए तकनीकी विकास में चाहे देश का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे खेती का हो, चाहे हमारे नॉलेज का हो, हर एक में तकनीकी जो है बहुत बड़ा अपना एक रोल प्ले करती है। और इसके लिए जैसे आजकल हम अगर एग्रीकल्चर में देखें तो हमारे पास ड्रिप इरिगेशन है और माइक्रो इरिगेशन है, और जो है ड्रोन तकनीकी से हम लोग जो है आजकल किसी फसल पे जल्दी से अगर छिड़काव करना हो, नैनो यूरिया जैसे आजकल आ गया है, पहले हम पूरी की बोरी जो है डालते थे, नैनो यूरिया का अगर छिड़काव करना हो कम समय में जो है और कम मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को कवर कर सकते हैं और जल्दी से कर सकते हैं। तो तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और आप उसी का कारण है कि आज देखिए जब हमें अगर पेस्टिसाइड की बात करें तो हम 1-2 लीटर 3-3 लीटर जैसे खरपतवार नियंत्रण करने के लिए जो है दवाएं डालते थे। आजकल जो है छोटी छोटी मात्रा आ गई, जैसे सल्फोसल्फुरान है, मेटसल्फुरान है, ये जो है 15 से 16 ग्राम में प्रति एकड़ कवर कर लेता है। नहीं पहले क्या 1 से 1.5 किलो लगता था 1 एकड़ कवर करने में। तो ये तकनीकी का ही कमाल है, और हमारे किसान भाइयों को तकनीकी की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। ट्रैक्टर है, पीडीएमसी है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप की तरफ जाना पड़ेगा, खेत तालाब योजना तब आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जी जी राहुल जी, तकनीक को कितनी महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं, और इस तकनीक के माध्यम से जो युवा है वो कितनी अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है कृषि क्षेत्र में? क्योंकि सरकारी नौकरी ही जरूरी नहीं है, सरकारी नौकरी के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत संभावना है, बहुत स्कोप है, बस जरूरत है अच्छे और आधुनिक तरीके से करने की। राहुल जी, अगर हमें किसी क्षेत्र में विकास करना है तो हमें कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन करना होगा, जो केवल तकनीक से ही संभव है। जैसे हम ड्रोन का ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ड्रोन में जैसे हम लोग कम समय में ज़्यादा स्प्रे करते हैं, जिसमें हमें लेबर का खर्चा कम आता है, दवा खर्चा कम आता है, पानी खर्चा कम आता है, समय कम लगता है। तो ऐसे ऐसे हम कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं और रिजल्ट अच्छा पा सकते हैं। ऐसे ही एग्रीकल्चर में अभी जैसे हम लोग युवा की बात कर रहे हैं, तो युवा भी अब एक्चुअली ये ना कि अब एग्रीकल्चर में युवाओं में कंपटीशन का आ गया है, क्योंकि बहुत सारे युवा आ गए हैं, तो एक दूसरे को वो अपना करते हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, हम भी अच्छा करेंगे। तो इंटरनेट के माध्यम से, चाहे वो यूट्यूब हो या फेसबुक के माध्यम से संपर्क करके नई नई तकनीक तो सही कह रहे हैं कि तकनीक को बढ़ावा देकर इसमें बदलाव लाया जा सकता है, और युवा जो है तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ भी रहे हैं। समय की बेहद कमी है। राहुल जी और आर एस वर्मा जी, आज बस इतना ही। तो हमने चर्चा में इस बात पर बहस की कि जो किसान दिवस है, इसमें किसानों की जो भूमिका है उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, आने वाले दिनों में किसानों की जो आमदनी है उसको कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार की जो योजना है, सरकार तो अपना प्रयास कर ही रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ जो किसान है, जो युवा है, वो भी कृषि विभाग तक पहुंचे और पूछे कि उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं जो उनको लाभ दे सकती हैं। नमस्कार। हमारी पृथ्वी गैसों की एक परत से ढकी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं।